प्लांट एनाटोमी थर्ड सेमेस्टर CBCS कोर्स में प्लांट एनाटोमी आज हम लोग डील करेंगे। प्लांट को स्टडी करने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। सबसे पहले किसी भी पौधे के बाहरी बनावट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का हम लोग स्टडी करते हैं और वह ब्रांच जो पौधे के एक्सटर्नल स्टडी को डील करता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी जब बाहर से स्टडी हम लोग कर लेते हैं उसके बाद फिर उसके अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। उसके प्लांट ऑर्गन्स के भीतरी भाग में इंटरनल पार्ट में जो सेलुलर स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा, रूट में कैसा है, स्टेम में कैसा है, लीफ में कैसा है, फ्लावर में कैसा है, फ्रूट में कैसा है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट एनाटोमी चैप्टर में। प्लांट एनाटोमी। अब प्लांट एनाटोमी क्या है, इसकी परिभाषा डेफिनेशन है। प्लांट एनाटोमी डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटरनल हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट के जितने भाग हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, उसके अंदर में हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी किया जाता है। जिस ब्रांच में उसको कहते हैं प्लांट एनाटोमी। हिस्टोलॉजिकल मीन्स टिश्यू स्ट्रक्चर। अब टिश्यू क्या है हम लोग आगे समझेंगे। हिस्टोलॉजी कहते हैं टिश्यू के स्ट्रक्चर को, जो साइंस डील करता है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक, फ्रॉम द पीरियड ऑफ रॉबर्ट हुक 1682 1682 में उसने एक डिज़ाइन किया था सिंपल माइक्रोस्कोप। उसने कॉर्क के सेलुलर स्ट्रक्चर की स्टडी किया था जिसे उसने सेल कहा था। एक एक चैम्बर को उसने सेल कहा था। उस टाइम से लेके आज तक जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका है तब से अब तक बहुत सारे इंटरनल स्टडीज़ हुए प्लांट पार्ट्स के, और माइक्रोस्कोपिकल इम्प्रूवमेंट के कारण ये पता चला कि पौधे के ऑर्गन में एक निश्चित स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन रहता। जैसे रूट है, रूट का जब हम सेक्शन लेंगे, एनाटोमी में सेक्शन लेते हैं, रूट का सेक्शन लेते हैं, रूट का एनाटोमी स्टडी करते हैं। स्टेम का सेक्शन लेते हैं, स्टेम का एनाटोमी हो जाता है। लीफ का सेक्शन लेते हैं, फ्लावर, फ्रूट, सब का सेक्शन लेके स्लाइड बनाते हैं। उस स्लाइड को जब माइक्रोस्कोप में हम देखते तो उसमें पाते हैं कि प्रत्येक पार्ट में डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चरल, सेलुलर स्ट्रक्चरल, या कहा जाए कि टिश्यू का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन रहता। जैसे रूट है, रूट में जाइलम जो वैस्कुलर बंडल है वो एग्जार्च होता और स्टेम में एंडार्च हो जाता है। एग्जार्च एंडार्च हम लोग जब वैस्कुलर बंडल डील करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे आगे। फिर हम लोग देखें कि आखिर इसकी महत्ता क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट एनाटोमी के स्टडी का। तो एनाटॉमिकल रिसर्चेज हैव कंट्रीब्यूटेड इन सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी,
फूड, फार्मास्यूटिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ये सब इंडस्ट्रीज़ में सेल कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वो सब आधारित हैं प्लांट एनाटॉमिकल स्टडीज़ पर ही उसमें काम आगे होता है, रिसर्चेज आगे हुए हैं। फूड, फार्मास्यूटिकल और पेपर इंडस्ट्रीज़ में प्लांट एनाटॉमिकल स्टडी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा योगदान है। कल कैरेक्टर्स जब हम लोग स्लाइड बनाते हैं प्लांट पार्ट का तो देखते हैं कि उसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीफ, ये हो जाते हैं वेजिटेटिव और फ्लावर हो जाता है रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जब हम एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं तो उससे बहुत सारे टैक्सोनॉमिक कंट्रोवर्सीज जो थे कि एक फैमिली दूसरे से नज़दीक है तो कैसे है, एक फैमिली को प्लेस किस क्लासिफिकेशन में किस प्रकार पहले और एक को बाद में क्यों रखा गया ऑर्डर में, तो उसकी स्पष्ट व्याख्या एलुसिडेशन एनाटॉमिकल स्टडी के द्वारा मिला और प्लेसमेंट ऑफ प्लांट्स ओरिजिन के आधार पर उनका ऑर्डर में अरेंज किया गया। अब देखना है कि प्लांट टिश्यू क्या, पौधे के अंदर भीतरी भाग में, प्लांट के भीतरी भाग में जो सेल्स होते हैं उनका डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट शेप और साइज के सेल्स होते हैं और एक निश्चित क्रम में अरेंज्ड होते हैं, जिनको कहते हैं प्लांट टिश्यू। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, मोटे तौर पर हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले ये माना जाता था कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लेकिन उसमें थोड़ा डेविएशन कहीं कहीं मिल जाता है, क्या है कि सेल्स जो हैं सो डिफरेंट शेप साइज के होते हैं, इसलिए टिश्यूज़ के सभी सेल्स एक ही जैसे नहीं होते। फाहन ने 1982 में उसने बताया कि एक कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल्स ऑफ कॉमन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन सबका एक होता लेकिन उनका वेरिएशन होता है शेप और साइज में, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को, कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल्स को के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कह सकते हैं। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल्स ऑफ कॉमन ओरिजिन। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है कि जो बार बार डिवाइड करता हो, पौधे की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करता हो, वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी हो। और परमानेंट टिश्यू होते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीज़न के बाद जो बच जाते हैं पुराने वाले टिश्यू, उनको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखें कि ये तीन प्रकार के नहीं होते, बल्कि इनका सिचुएशन, इनका प्रेजेंस जो होता है पौधे में, वो तीन जगह मिलता है। पहला तो होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब है कि जो अपेक्स पर, चाहे रूट अपेक्स हो या स्टेम अपेक्स हो, यहाँ पर जो रहते हैं टिश्यू, जो बार बार डिवाइड करके इसको लंबाई में बढ़ा देते हैं, चाहे रूट या स्टेम को, उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। दूसरा होता है इंटरकैलिडी, यहाँ पर जो बीच में होते हैं मेरिस्टेम, जिसके चलते चौड़ाई में वृद्धि होती है। अब एक होता है लैटरल, ये जो लैटरल होते हैं बगल में, ये मेरिस्टेम जब डेवलप करते हैं तो लीफ ब्रांचेस का डेवलपमेंट होता है।
एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, ये 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनका पोजीशन होता है और ये बार बार विभाजित होकर पौधे को लंबाई में और चौड़ाई में वृद्धि करते हैं, ब्रांचेस का डेवलपमेंट होता है। ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवीज़न करके ऊपर चल जाता है तो ऊपर वाले ही सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक नेचर के होते हैं, वो डिवाइड करते हैं। और जो नीचे डिवाइडेड जो होते हैं टिश्यू, डिवीज़न के बाद जो बचे हुए पुराने टिश्यू होते हैं, यही हो जाते हैं परमानेंट, यही परमानेंट टिश्यू होते हैं। अब हम लोग देखें कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो कितने प्रकार के। परमानेंट टिश्यू को 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला टिश्यू है सिंपल। सिंपल में एक ही प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं वो गोल गोल सिंपल टिश्यू होते हैं, गोलाकार पॉलीहेड्रल होते हैं। कोलेनकाइमा भी वैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब स्क्लेरेन्काइमा होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, उसमें फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। दूसरा टिश्यू जो है परमानेंट में वो होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे जाइलम है और फ्लोएम है। ये दोनों को वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम का काम है कि रूट के थ्रू जो पानी एब्जॉर्ब होता है पौधे के द्वारा सॉइल, मिट्टी से वाटर एंड मिनरल साल्ट्स जो उसमें घुले रहते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है पौधा, और वो मुख्य रोल उसमें जाइलम का होता है। जाइलम एब्जॉर्ब करता है। और फ्लोएम का काम होता है कि जो भोजन बनता है पौधे में ग्रीन पार्ट्स के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा, मुख्यतः लीफ में या कोई भी जो हरा पार्ट होगा पौधे का, स्टेम हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, कोई भी ग्रीन पार्ट होगा, वहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और उस फोटोसिंथेसिस के क्रिया के फलस्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, फूड मटेरियल जो बनता है, उसको ग्रीन पार्ट से टोटल पार्ट में पौधे के जहाँ नॉन ग्रीन पार्ट है वहाँ तक पहुँचाने का काम ये फ्लोएम करता है। इसलिए जाइलम और फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। उसके बाद एक प्रकार का टिश्यू होता है, उसको कहते हैं सेक्रेटरी टिश्यू। सेक्रेटरी टिश्यू जो है वो वाइल, तेल, रेजिन, गम, गोंद, ये सब सिक्रीट करते हैं, इसलिए इनका नाम है सेक्रेटरी टिश्यू, जो पौधे में कहीं कहीं बाहर की ओर रहते हैं, कहीं कहीं अंदर की ओर रहते हैं। जैसे गम बाहर की ओर आपको मिल जाएगा, बबूल का, नीम का पेड़ में देखिएगा तो वो गम जो है वो उसके आउटर स्किन पर, एपिडर्मल रीजन में, आउटर रीजन में मिल जाता है। और कुछ इंटरनल होते हैं, जैसे चंदन है या नीम है या सरसों है। जितना ऑयल यील्डिंग प्लांट्स जितने हैं, सरसों है, तीसी है, ये सब, सूरजमुखी है, ये सब में अंदर की ओर होते हैं ऑयल ग्लैंड्स स्टेम में और ये सीड में। तो जब उनको हम लोग मिलिंग करते हैं तो उससे तेल निकलता है। सरसों का तेल हम लोग खाते हैं, सूरजमुखी का खाते हैं। ये सब डिफरेंट ये सेक्रेटरी सेल्स होने के चलते तेल जो है सो उसमें रहते हैं। गम रहता है, रेजिन रहता है। रेजिन आपको पाइनस में मिल जाएगा। पाइनस का पौधा बहुत ही मजबूत होता है, लंबा चौड़ा होता है, बहुत कीमती उसकी लकड़ी होती है। पानी के जहाज़ वगैरह के ये निर्माण में उसका काम होता है। नाव वगैरह उसी की लकड़ी से बनती है।